जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सूखा और बाढ़ के विषय में। स्पेशली हम भारत के विषय में पढ़ेंगे। भारत में सूखा के क्षेत्र क्या हैं, भारत में किन कारणों से सूखा पड़ता है, किन कारणों से बाढ़ आता है, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले जो 7 चैप्टर्स कराए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, वहाँ पर सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ में अगर आपको जो है सिलेबस ना पता हो तो सिलेबस की भी वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स का, इन सभी क्लासेस का आप अगर पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ सभी क्लासेस के आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप अपना रिवीजन भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो हम चलिए सूखा और बाढ़ के विषय में पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी चीज़ पूछना हो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सूखा के विषय में। सूखा जो है उसका मुख्य कारण वर्षा को अभाव माना जाता है। जो वर्षा है वो प्रकार से उसका अभाव माना जाता है, जो बारिश है उसका अभाव के कारण लोग मानते हैं कि सूखा पड़ता है। किंतु भूमि पर जनसंख्या का दबाव सूखे का प्राथमिक कारण है। जब भूमि पर किसी भी क्षेत्र पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, तो वह एक प्रकार से प्राथमिक कारण बन जाता है। वह किसका? सूखा का। सूखा का प्राथमिक कारण क्या हो जाता है? जनसंख्या का दबाव। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा दिखे। उसके अनुसार 1984 के प्रारंभ में 24 पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों में 15 करोड़ से भी अधिक लोग सूखे के कारण भूख की कगार पर थे। कब? 1984 में 24 पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका दिशा के 15 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं वह सूखे के कगार पर थे। पारिस्थितिकी जो थी, एक प्रकार से संकट से उत्पन्न सूखे की समस्या भारत में कम जटिल नहीं थी। सूखा प्रवृत्ति जो है युक्त क्षेत्र देश के 13 राज्यों और 13 राज्यों के 67 जिलों की कुल कृषि भूमि के 25% क्षेत्र में विस्तृत थी। जो सूखा उस समय पड़ा था भारत में, वह 13 राज्यों में पड़ा था। उसके जो 67 जिले हैं उनके लगभग 25% जो कृषि भूमि का क्षेत्र है उस पर यह विस्तृत था। यह जो सूखा था उस पर फैला हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 80% से भी अधिक क्षेत्र सूखे की संभावना से ग्रसित था। जो भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, उसका लगभग 80% जो है सूखे के अभाव में आ गया था। सूखे के एक प्रकार से उसके अंदर आ गया था, और सूखा जो है 80% क्षेत्र पर पड़ गया था। 1979, 1983, 1985 और 1987 में भारत में भयंकर सूखा पड़ चुका था। 1985 के सूखे में 17 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित राज्यों के 273 जिलों की 16.6 करोड़ जनसंख्या और 8.15 करोड़ पशु प्रभावित हुए थे। हमने आपको बताया था शुरुआती दौर में 1984 में कैसे जो है 13 जिलों में था, फिर वह बढ़ते बढ़ते 13 राज्यों में था, बढ़ते बढ़ते 17 राज्यों में कैसे 273 जिलों तक पहुंच गया, और उससे 16.6 करोड़ जनसंख्या प्रभावित थी। साथ ही साथ 8.15 करोड़ पशु भी प्रभावित थे। 1985 के सूखे में 35 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हुआ था। सोचिए उस समय के 35 करोड़ कितने रहे होंगे। उस समय जो है 35 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हो गया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले 1000 वर्षों में जो है वह 10 लाख से अधिक लोग सूखे से मर गए हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र अगर हम देखें भारत के, तो भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र कुछ निम्न है जिसे हम देखेंगे। सबसे पहला जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान। राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों को अधिक सूखाग्रस्त माना गया है। जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं उसे अधिक सूखा से ग्रस्त माना गया है। यहाँ प्रति 2 से 3 वर्ष के अंतर्गत सूखे का प्रकोप होता है, अर्थात एक प्रकार से 2 वर्ष के अंतर्गत सूखा आता है, फिर उसके बाद थोड़ा राहत मिलती है, फिर 2-3 वर्ष के बाद जो है सूखा देखने को मिलता है। प्रकोप एक प्रकार से बहुत ही भयंकर सूखा देखने को मिलता है। दूसरा है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा तथा तेलंगाना क्षेत्र। इन क्षेत्रों में औसत रूप से तीसरे वर्ष सूखा का प्रकोप रहता है। ये जो क्षेत्र हैं लगभग 3 वर्ष के बाद सूखा का प्रकोप यहाँ भी दिखता है, और ये क्षेत्र जो है अधिक
संकटग्रस्त रहते हैं। तीसरा हम क्षेत्र देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी मैसूर तथा विदर्भ क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में औसत रूप से प्रति 4 वर्ष के बाद जो है सूखा पड़ता है। अगला है पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में औसत रूप से प्रति 5 वर्ष बाद सूखा जो है वह पड़ता है। सूखा आपदायी जो है, सूखा का जो आपदा है उसके लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन कौन से, अर्थात मानव के किन कार्यों के द्वारा सूखा का आपदा हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः जो सूखा है एक प्राकृतिक आपदा है, परंतु मानवीय क्रियाएं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जो कि निम्नवत हैं। सबसे पहला है वनों का अंधाधुंध विनाश होने के कारण वर्षा की कमी हो जाती है। एक प्रकार से जो वन होते हैं, जो एक प्रकार से हमें ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ उन्हीं के कारण जो है वर्षा भी होती है। वनों की जब कटाई हो जाती है, ये मानवीय कारण है। मानव जो है अपने लिए लकड़ियों का फर्नीचर बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए कुछ लकड़ियों का, इन सभी वनों का अंधाधुंध एक प्रकार से कटाई कर रही है, जो हमारे पर्यावरण को भी एक प्रकार से नुकसान पहुंचाएगी। और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो उसमें जो विभिन्न कारक हैं, विभिन्न जो उसके क्रियाकलाप हैं, उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब वनों की अंधाधुंध कटाई मानवीय कारक है, और यह जब करते हैं तो वर्षा जो है उसकी कमी हो जाती है। अगला कारण है वर्षा कम होने से भूमिगत जल का स्तर गिर जाता है। जो भूमिगत जल है, वर्षा जब कम होती है तो हम पानी जो है भूमिगत से नलों, हैंडपंपों और ट्यूबवेलों के माध्यम से निकालते रहते हैं, और उसका जल जो है, स्तर जो है उसका प्रयोग करते रहते हैं, जल स्तर नीचे गिरता चला जाता है। नदियों में पानी की कमी हो जाती है, सिंचाई कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला है आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण से भी वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, जिससे वर्षा प्रभावित हो रही है। विभिन्न जो है प्रक्षेपास्त्र जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, और उससे क्या हो रहा है, वर्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। ये सभी क्या है, मानवीय कारक हैं। अगला कारक क्या है, भूमिगत जल के स्रोत का अधिक दोहन होने से भी सूखा उत्पन्न हो रहा है। भूमिगत जल जो है उसका अधिक दोहन लोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक जल का उपयोग कर रहे हैं। जल का हमें संरक्षण करना चाहिए, तो उससे भी सूखा का एक प्रकार से जो व्यवस्था है, सूखा की जो एक प्रकार से समस्या है वह उत्पन्न हो रही है। अगला है नदियों पर बांधों के निर्माण से जल जलाशय में एकत्रित हो जाता है। नदियों पर बांधों के जो निर्माण होते हैं वो उनका जो जल है वो प्रवाहित नहीं हो पाता है, जलाशयों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मार्ग के स्रोतों को जल नहीं मिल पाता तथा भूमिगत जल के स्रोत में कमी हो जाती है। जहाँ पर वह प्रवाहित होती हैं वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, वहीं रोक दिया जाता है, तो उससे जो है भूमिगत जल में कमी हो जाती है और नदियाँ जो है सूख जाती हैं। अगला कारण है खनन कार्य के विकास से भी जल स्रोत एवं जल भंडार नष्ट हुए हैं। जैसे चूना पत्थर के क्षेत्र में वर्षा का जल जो है चूना शैलों से रिस कर अंदर एकत्रित होता है तथा भूमिगत जल स्तर को नियंत्रित करता है। इन क्षेत्रों में बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं जिनमें जल भरा रहता है, परंतु खनन कार्य से चूना पत्थरों के निकल जाने से पानी बहकर नदी में चला जाता है तथा बाढ़ उत्पन्न करता है, और भूमि के अंदर का जल स्रोत जो है असंतृप्त ही रह जाता है। अब हमने सूखा पढ़ लिया, सूखा के क्षेत्र भारत में पढ़ लिए, उसके कारक पढ़ लिए, मानवीय कारक पढ़ लिए। अब हम देखेंगे आखिर बाढ़ क्या होता है। सूखे में आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दिया करिए, वीडियो लाइक करिए। चलिए बाढ़ के विषय में जानते हैं। बाढ़ का जो प्रकोप है विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 1960 के दशक के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ से 80,000 लोग मरे एवं 2 करोड़ 21 लाख पीड़ित हो गए थे। बाढ़ से कितने लोग अमेरिका में मर गए थे 1960 के दशक में? 80,000 लोग लगभग मर गए थे और 2 करोड़ 21 लाख लोग लगभग पीड़ित हो गए थे। सन 1983 में बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल एवं पपुआ न्यू गिनी में भयंकर बाढ़ें आई थी। कितना? 1983 में बांग्लादेश में, चीन में, भारत में, नेपाल में, साथ ही साथ पपुआ न्यू गिनी में भी भयंकर बाढ़ आई थी। अर्जेंटीना, बोलीविया, क्यूबा, इक्वाडोर, पैराग्वे एवं पेरू में भी सामान्य बाढ़ें आई हुई थी। 1983 से 5 लैटिन अमेरिकी देशों में 16 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तेजी से वन विनाश प्रतिवर्ष बाढ़ प्रकोपों में वृद्धि का मुख्य कारण है। भारत में भी बाढ़ की समस्या कम भयंकर नहीं है। भारत में अधिकाधिक बाढ़ें जो हैं वह वनोन्मूलन का सीधा परिणाम हैं। 1987 में अगर हम देखें तो 1987 में मानसून के कारण $20 लाख संपत्ति की प्रत्यक्ष हानि हुई थी। कब? 1987 में। इस वर्ष आई बाढ़ में
2000 व्यक्ति डूब गए थे, 66,000 गांव जलमग्न हो गए थे, 40,000 पशु मरे थे। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र 3 दशक पूर्व 2.50 हेक्टेयर था, जो वर्तमान में 4 हेक्टेयर हो गया है। एक प्रकार से जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में एक प्रकार से वृद्धि आ गई है। पहले 2.5 हेक्टेयर था, अब 4 करोड़ हेक्टेयर आ गया है। 2.5 करोड़ हेक्टेयर से 4 करोड़ हेक्टेयर। 1980 में आई बाढ़ में 1800 लोग काल कवलित हुए और कृषि योग्य पर्याप्त भूमि की ऊपरी मिट्टी का व्यापक स्तर पर कटाव अपने आप में एक प्रकोप है। जब बाढ़ आती है, जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि रहती है, उसका जब ऊपरी भाग जो है उसका अपर्दन हो जाता है, कटाव हो जाता है पानी से, तो वह कृषि के लिए एक प्रकार से अनुपयोगी भूमि हो जाती है और एक बहुत ही बड़ी हानि होती है। बाढ़ आपदा के उत्तरदायी कारकों में अगर हम देखें तो सबसे पहला कारक क्या है? वन विनाश। जल अधिग्रहण क्षेत्रों में अधिकाधिक वनों की कटाई से भूमि नंगी होती जा रही है, जिससे जल के साथ मिट्टी कटकर आती है तथा नदियों की तली में भरती रहती है, जिससे नदी में जल रखने की क्षमता घट रही है और पानी तटों की ओर फैल रहा है। जब हमारी नदियों के आसपास ये देखिए ऐसे नदी जा रही है और इसके आसपास जो है जब वन रहते हैं तो वन जो है मिट्टी को पकड़े रहते हैं। यहाँ जो मान लीजिए पेड़ है और ये जो है पकड़े रहते हैं, मिट्टी का अपर्दन कटाव नहीं होने देते हैं। लेकिन जब ये पेड़ नहीं रहते हैं, ये पेड़ नहीं है, तो जो यहाँ की मिट्टी है वह कट छट कर नदी में आती रहती है। जब वर्षा का पानी आता है तो वो जो मिट्टी आती है तो इसकी जो नदी जो है उसकी स्तर को बढ़ा देती है। नदी के नीचे जब मिट्टी जम जाती है, पानी रखने की क्षमता नदियों की कम हो जाती है, तो वह एक प्रकार से बाढ़ का कारण बन जाती है। आगे हम देखेंगे भूस्खलन। भूस्खलन के कारण भी बाढ़ आता है। प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की प्रक्रिया होती है, इसके मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और तथा एक अस्थायी बांध के कारण पानी भर जाता है तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बांध के टूटने पर अचानक पानी नदी घाटी में प्रवाहित होने लगता है, जिससे जो है बाढ़ आ जाती है। अगला कारण है बांध, बैराज या तटबंधों के टूटने से बाढ़। कभी कभी भारी दबाव के कारण बांधों एवं तटबंधों के टूट जाने से भी बाढ़ आ जाता है। बैराज में अधिक पानी भर जाने पर अचानक बैराज खोल दिया जाता है, जिससे जो है वह बाढ़ आ जाती है। अगला कारण क्या है? नदियों के किनारे बने बांधों से तलहट का भराव, नदियों का जल दूर तक जो जल है वह फैल जाता है, जिससे एक फसल तो नष्ट हो जाती है पर अपर्दन में मिट्टी दूर दूर तक फैल जाती है। परंतु दोनों तटों पर बांध बनने से जल क्षेत्र सीमित हो गया तथा पानी के साथ आने वाला अवसाद नदी की तलहटी में जमा होता जाता था और जिससे नदी का तल जो है ऊपर उठता जा रहा है और बाढ़ आने की संभावना जो है वह बढ़ती जा रही है। आगे हम देखेंगे बाढ़ नियंत्रक संभावित उपाय। क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे बाढ़ को हम नियंत्रित कर सकें? सबसे पहला है छोटी एवं सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोका जाए। दूसरा है जल अधिग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश को रोका जाए। तीसरा है नदी तलहटी की सफाई की जाए। चौथा है तटबंधों को कंक्रीट आदि से सुरक्षित किया जाए। पांचवा है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क आदि निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग कम हो। और छठा है नदियों के किनारे बसाव, उद्योग, सड़क आदि बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि नदी का प्राकृतिक मार्ग जो है वह अवरोधित न हो। ये हमने बाढ़ और सूखा के विषय में पढ़ लिए। लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं चक्रवात। चक्रवात के विषय में हम जानेंगे। बाढ़ सूखा में जो भी ना समझ में आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात जो है एक प्राकृतिक आपदा है, किंतु आंधी में वृद्धि जो है वन विनाश के कारण हुआ है। 1976 में लीसी हरिकेन से मैक्सिको के लापाज क्षेत्र में 500 से अधिक लोग काल कवलित हुए। लापाज के बाहर 10,000 आबादी वाले विभिलता नगर में भी अधिक लोग मरे एवं अधिक क्षति हुई। दिल्ली में आए चक्रवाती तूफान से धन जन की भीषण क्षति हुई। म्यूनिख इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार चक्रवातों के भवनों की औसत जो है 10% की क्षति होती है। चक्रवातों से जो है फसलें ही नष्ट हो जाती हैं एवं मकान भी गिर जाते हैं। 1990 में आंध्र प्रदेश में आए तूफान जो है चक्रवात में कई हजार लोग मर गए एवं अरबों की संख्या संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके पहले चैप्टर में जब हमने आपको पढ़ाया था, जो एक प्रकार से जब मानसूनी पवनें वापस लौटती हैं
तो किस प्रकार से चक्रवात किस क्षेत्र में किन कारणों से लाती हैं, सभी चीज़ें आपको बताया गया है। आपने नहीं देखा हो चैप्टर 7 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ PDF आपको प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर लीजिए और वीडियो पर लाइक अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।